मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है आज के क्लास में। ये स्पेशल क्लास 10th के लिए है। ये बहुत सारे बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया जा रहा है। अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, जो 2025 में, उसके लिए खासकर ध्यान रखा गया है। लेकिन हमें लगा कि वीडियो बना ही रहे हैं तो अच्छा से थोड़ा बना देते हैं, ताकि आने वाले जो बच्चे होंगे उनको भी देखना है और वो आगे चल कर के जो है एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे रियल नंबर से, और एनसीईआरटी ही मुख्य रूप से सीरीज चलेगा। साथ में इसमें केस स्टडी और रिसर्च रीजन के सवाल आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में जो जो बात कही गई है, हर बात को हम लोग बारीकी से समझेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे बात पूछ लिया जाता है जो कि आप स्कूल टाइम में उसको नहीं पढ़ चुके होते हैं। परेशानी का सामना कभी कभी करना पड़ता है। तो एनसीईआरटी काफ़ी रिसर्च करके जो है बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बहुत सारे लोगों का इसमें विचार विमर्श है। तो हर एक बात को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और बारीकी से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा रियल नंबर से। तो ठीक है, वो भी हम बात पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि रियल नंबर्स कहते किसको हैं। देखिए, अभी तक 10th क्लास में आप जितने भी नंबर्स देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, वो सब रियल नंबर्स है, जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो रियल नंबर्स है। या और भी अगर आसानी भाषा में हम आपको समझाना चाहें, तो कोई नंबर आपके सामने आ गया है और वो चेक करना है कि वो रियल है या रियल नहीं है, तो आप उसका स्क्वायर करिए। स्क्वायर करने से अगर उसकी साइन पॉजिटिव हो जाता है, मतलब वो रियल नंबर है। तो बस इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ नंबर का एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहाँ से आपको बताया जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार के होता है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है। लेकिन हम जो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे केवल और केवल रियल नंबर के बारे में, जो एग्जिस्ट करता हो। इमेजिनरी नंबर वो है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो कल्पनाओं में है, सपना में है, बस। तो जो हकीकत है हम उसकी बात करेंगे, रियल नंबर्स की। अब ये रियल नंबर होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप। मैं अगर अपनी बात आपसे कहना चाहूँ तो मैं कुछ अलग ढंग से आपको मैं समझाना चाहता हूँ, फिर मैं इसको पढ़ करके भी आपको समझा दूंगा। तो जो रियल नंबर होता है मेरे मित्र, जो रियल नंबर होता है, ठीक है, वो मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होता है, दो से ज़्यादा होता ही नहीं है। ठीक है। आपके मन में सवाल आया होगा कि हमको सर बताए थे कि रियल नंबर दो प्रकार के होता है, एक रेशनल और एक इरेशनल, शायद वही लिखेंगे। हम वो भी लिख देते, लेकिन उसमें कोई खास बात नहीं है। तो हम थोड़ा अलग ढंग से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो नंबर हमारे पास है, जो हमारे पास नंबर है, वो दो ही प्रकार के हो सकता है। या तो वो इंटीजर के फॉर्म में हो सकता है, इंटीजर्स, इंटीजर्स, और दूसरा वो डेसिमल के फॉर्म में हो सकता है, डेसिमल। कोई भी नंबर अगर आप देखते हैं, जैसे आप कहेंगे कि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई नंबर देखना चाहते हैं, जैसे 2/3, तो 2/3 ना तो इंटीजर है ना तो डेसिमल है, आप यही कहेंगे। लेकिन नहीं, मैंने कहा उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 2/3 है तो हम 3 से 2 को डिवाइड करते जाएंगे और हम डेसिमल के रूप में उसको लिख सकते हैं। मतलब वो भी एक डेसिमल है। कोई भी नंबर आप सोचते हैं 10th क्लास तक, तो वो या तो इंटीजर्स हो सकता है या तो वो डेसिमल हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी। इंटीजर जो होता है वो पूरा पूरा होता है, मतलब बिना पॉइंट वाले। ठीक है। अगर मैं इंटीजर का एक सेट आपको बताना चाहूँ, तो इंटीजर का जो सेट हमारा चलेगा, जैसे ये 0 होता है, इसको हम नंबर लाइन पे अगर हम दिखाना चाहें आपको, तो आगे +1, +2, +3, तो ऑन इन्फिनिटी तक प्लस में, उसी प्रकार इधर जो है माइनस में बढ़ते जाएगा। तो ये सब इंटीजर्स होता है। ये सबको क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अब ये इंटीजर जो है यहाँ पर 3 प्रकार के हो रहा है। इधर वाले को, जीरो से इधर वाले को निगेटिव इंटीजर बोलेंगे, जीरो से राइट साइड वाले को पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। और ये जीरो क्या है, जीरो एक जीरो इंटीजर है। जीरो क्या है बच्चे, जीरो एक इंटीजर है। तो आपने देखा ये इंटीग्रल पार्ट, हाँ या नहीं, यानी बिना पॉइंट वाले नंबर जो कंप्लीट लिखा गया हो, चाहे वो प्लस में लिखी गई हो या माइनस में लिखी गई हो, उसे हम लोग बोलने का काम करते हैं इंटीजर्स। ओके।
अब ये आगे तो इसका कैटेगराइज होगा नहीं, क्योंकि ये तो बात साफ ही खत्म हो गया यहाँ पे। तो आगे इसका फर्दर जो है हम लोग कोई डिवीजन करने वाले नहीं है। अब रही बात डेसिमल का, तो मेरे मित्र डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं ना, वो दो तरह से लिखे हो सकते हैं। या तो वो डेसिमल के बाद डिजिट समाप्त हो गया हो, या डेसिमल के बाद डिजिट कभी समाप्त ही ना हो। अगर डेसिमल के बाद डिजिट इंड हो जाए तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट होना मतलब समाप्त हो जाना। और डेसिमल के बाद अगर डिजिट समाप्त कभी ना हो तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डेसिमल दो प्रकार के हो गया। एक को मैंने कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरे को कहा मैंने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जो चीजें टर्मिनेट हो गया वो तो टर्मिनेट ही हो गया, आगे तो उसका फर्दर कोई डिवीजन करने वाले हैं नहीं। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ गया 2.3, 5.78, जो लिखना है आप लिखते जाइए, लेकिन कहीं पर जाके छोड़ दीजिए। जैसे मान लो -19.543, जो लिखना है लिख दीजिए। ये सब जो नंबर आप देख रहे हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। ये सब क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब जो टर्मिनेट नहीं टर्मिनेट हो वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो टर्मिनेट जो नहीं हो, जैसे पॉइंट के बाद कोई डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, या कुछ अलग ढंग से रिपीट कर रहा है जिसका आप स्टडी कर ही नहीं सकते हैं, मतलब उसको पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के होता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, एनटीआर शॉर्ट में लिख रहा हूं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेट तो नहीं होगा बट डिजिट को रिपीट करेगा पॉइंट के बाद, तो उसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एक होता है एन टी एन आर। ये एन टी एन आर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें उसमें क्या अंतर है? इसमें है कि रिपीट करेगा और उसमें है कि रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे देखो 2.33 लिखते गया, 5.71, फिर 7 1, फिर 7 1, ये क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इसको बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन कुछ ऐसा भी नंबर मैं ले लूं, जैसे मान लो 2.101 ले लूं, 001 ले लूं, 000 ले लूं। अगर इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे तो ये कोई खास डिजिट को रिपीट नहीं कर रहा है ना। हाँ, एक पैटर्न हमें मिल रहा है कि एक जीरो था, फिर 2 0 हुआ, फिर 3 0। तो कोई भी आदमी इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। देखिए, इसको भी आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है। इसको भी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकने वाला कौन कौन नंबर हो गया? जैसे इंटीजर हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये सबको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक वाले नंबर को कहा गया रेशनल नंबर्स। क्या कहा गया? रेशनल नंबर्स। और जिसको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो कहलाता है इरेशनल नंबर। और आप इस तरीके से पढ़े थे कि रियल नंबर्स दो प्रकार के होता है, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। लेकिन ये समझ आपको नहीं था। आज आपने समझा कि इसको रेशनल क्यों बोलते हैं, उसको इरेशनल क्यों बोलते हैं, हाँ या नहीं? क्योंकि ये पॉइंट के बाद डिजिट कभी अंत ही नहीं होगा, वो आगे लिखाता चला जाएगा। यही कारण है कि पाई को भी, मेरे मित्र, यही कारण है कि पाई को भी इरेशनल के कैटेगरी में रखा गया है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कुल मिलाकर इतना ही है कि डेसिमल के बाद कोई डिजिट उसका रिपीट ही नहीं कर पाता है। जैसे आप इसको पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखा गया है, आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो पाई की वैल्यू होती है 3.14159 एंड सो ऑन, बहुत सारे, मतलब आप अगर 7 8 हज़ार डिजिट तक याद कर लेंगे तो आप रिकॉर्ड बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो 7 हज़ार 7500 8 हज़ार डिजिट जो है पॉइंट के बाद याद किया हुआ है। ठीक है, वो अलग बात है। ऐसे लोग बहुत खतरनाक हो सकते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना है, क्योंकि जो उतना डिजिट को याद कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। अब हमने कहा कि पाई को भी रखा गया है इरेशनल के कैटेगरी में। ठीक है। तो इरेशनल केवल ये नहीं है कि जो नंबर रूट में लिखा जाता है वही इरेशनल हो सकता है। 10th क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि पॉइंट में भी नंबर लिखा जाएगा, वो भी इरेशनल हो सकता है, अगर उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तब। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसमें जो बातें कही गई है
कि आप 9th क्लास में इसके बारे में पढ़े हैं, रेशनल नंबर के बारे में। यहाँ थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को फिलहाल सिलेबस से हटा दिया गया है, आपको ये करना नहीं है। एज द नेम सजेस्ट हैज टू डू विद द डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। और ये जो है डिविजिबिलिटी का रूल आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। डिवीजन डिवीजन के माध्यम से आप जो एचसीएफ निकालते हैं ना, जिसे 10 और 15 का एचसीएफ हम आपसे पूछें, तो आप जो डिवीजन लगा करके निकालते हैं उसी को बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। देखिए, यूक्लिड डिवीजन एक होता है एल्गोरिदम और एक होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम बहुत पहले इस पर काफ़ी डिटेल्स में वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप जानकारी के लिए उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम बहुत सारे वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का, कहने का मतलब है कि एक सिस्टमेटिकली ढंग से स्टेप होता है और सारा स्टेप जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, जैसे आप कोई भी मैथ्स को बनाते हैं तो बहुत सारे स्टेप उसमें फॉलो करते हैं, तो हर एक स्टेप मिला करके, पूरा स्टेप मिला करके उसको एल्गोरिदम बोल सकते हैं। ये आप कहीं मान लिया जाए कि कहीं पर गए हैं डॉक्टर के यहाँ, आपको दिखाना है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। पहले नंबर लगाना होता है, फिर बैठते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि करना होता है। तो वहाँ पर भी हम लोग एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं। तो मैथ्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, जो कि स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्यूशन किया जाता है। तो खैर हम इस पर आज चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमें पढ़ना है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एनसीईआरटी में ये बातें लिखी गई है कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेरे मित्र कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मतलब दो या दो से ज्यादा नंबर से वो डिविजिबल हो, तो उसको हम लोग बोलने का काम करते हैं कंपोजिट नंबर्स। एक होता है कंपोजिट नंबर्स और एक होता है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर जो होता है उसका 2 डिफरेंट फैक्टर होता है। जैसे मैं कहूँ 2, तो 2 का 2 फैक्टर है, मतलब 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो 2 प्राइम नंबर हो गया। 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 3 का 2 डिफरेंट फैक्टर आ रहा है, एक 1 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, हाँ या नहीं? ठीक उसी प्रकार से अगर मैं 4 की बात करूं तो उसका बहुत सारे फैक्टर निकल रहा है, जैसे वो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो 4 क्या हुआ? कंपोजिट नंबर हुआ, जबकि 3 क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ। तो दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, सारे नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। इसी को बोला जाता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, लिखा भी यही होगा, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऑन द अदर हैंड हैज टू डू समथिंग विथ multiplication of positive integers. You already know that every composite can be expressed as a product of primes in a unique way. यानी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना, इन यूनिक वे। क्या मतलब हुआ इसका? कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, प्यारे बच्चे, जितने भी कंपोजिट नंबर है वो सारे नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इन बातों को क्लियर करते हैं। जैसे हम एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, मान लो 12, और इसका मैंने, सॉरी प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर, और इसका मैंने प्राइम टुकड़ा करना चालू किया। 2 से लगाया 6 बार में, 2 से लगाया 3 बार में, तो ये 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया। अगर आप गौर से नोटिस करेंगे तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। और जबकि 2 क्या है? प्राइम नंबर। 3 क्या है? प्राइम नंबर। तो हर एक कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल यूनिक तरीके से, यूनिक वे में। केवल ऑर्डर का ध्यान न रखा जाए, 3 को हम पहले भी लिख सकते हैं, 2 को बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 110% सब नंबर का यूनिक तरीका होता है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखने का। जैसे 12 को अगर आप लिख रहे हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, तो और कोई भी नंबर को आप 2 की पावर 2 इंटू 3 आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 2 इंटू 3 करेंगे तो वो 12 ही हो जाएगा। तो हर एक कंपोजिट नंबर का यूनिक तरीका होता है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखने के लिए। इसी को बोला जाता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको क्या बोला जाता है बच्चे? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
तो यही लिखा है, कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन ए यूनिक वे। दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया गया, इसी को बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हाँ या नहीं? Again, while it is a result that is easy to state and understand, it has some very deep and significant applications in the field of mathematics. We use the fundamental theorem of arithmetic for two main applications. First, we use it to prove the irrationality of many numbers. पहला तो हम लोग इसका यूज करते हैं इरेशनलिटी को प्रूव करने में, और दूसरा अप्लाई करते हैं हम लोग एक्सप्लोर व्हेन एग्जैक्टली द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बारे में कि वो टर्मिनेटिंग होगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसके बारे में मुख्य रूप से हम इसमें स्टडी करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ही बारे में कहा गया है कि जैसे मान लो कुछ नंबर है 1771 है, इसको भी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया गया है। हाँ या नहीं? यहाँ पर 5313 आपको दिखाया गया है, ये भी देखो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया गया है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन यूनिक वे। हाँ या नहीं? इसको बोला जाता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, बहुत अच्छा। अब कुछ और बातें हैं कि जो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है, इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखी गई है, जो कि मैंने बोला है वो लिख दिया गया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्या लिखा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब दैट मीन्स फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। वही चीज लिखा है ना कि एवरी कंपोजिट नंबर फैक्टराइज हो सकता है प्राइम के प्रोडक्ट में, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और उस नंबर का जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। या नहीं? बिल्कुल यूनिक होगा। 15 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कुछ और होगा, 20 का करेंगे तो कुछ और होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? ऑर्डर का ध्यान नहीं रखना है, मतलब उसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। 2 गुना 3 है तो पहले हम 3 को लिख देंगे, बाद में 2 को लिख देंगे। ठीक है, विच द प्राइम फैक्टर अकर। अब इसके बारे में किसने कहा था? स्टार्टिंग में कौन सोचा? ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप देख रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक देखिए इंसान जो 1777 में इनका जन्म हुआ, 1855 में इनकी मृत्यु हुई, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इसका नाम क्या है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। उन्होंने द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है सबसे पहले दिया था। एन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ थ्योरम 1.2 वाज प्रोबेबली फर्स्ट रिकॉर्डेड एज प्रोपोजिशन 14 ऑफ बुक 9। ये बुक में मेंशन किया गया है इन यूक्लिड एलिमेंट्स में। ठीक है, बिफोर इट केम टू बी नोन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हाउएवर द फर्स्ट करेक्ट प्रूफ वाज गिवन बाय कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये सबसे पहले जो प्रूफ दिया गया था, इसके द्वारा दिया गया था इन हिज डिस्क्रिप्शंस अरिथमेटिक। हाँ, क्या लिखा हुआ? अरिथमेटिक। यस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस इज ऑफन रेफर्ड टू एज द प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। और ये जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस है, इसको कहा जाता है प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स का राजकुमार। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि किसे कहा जाता है, तो वो वही इंसान है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम, अलोंग विथ आर्किमिडीज हो गया, न्यूटन हो गया, उसके साथ इसका नाम लिया जाता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में इनका बहुत बड़ा रोल है, इनको हल्के में हम लोग को नहीं समझना चाहिए। तो कल के डेट में आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका नाम आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं आगे। तो आगे यही सब बातें कही गई है। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें हैं, जैसे कह रहा है कंसीडर ए नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज ए एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड विथ द डिजिट 0। ये कहना चाहता है क्या 4 की पावर n, जहां n कोई नेचुरल नंबर है, क्या वो कभी 0 पे एंड हो सकता है? आइए एक नज़र उस पर डालते हैं। देखिए मेरे मित्र, आप जहां भी 0 देखते हैं, वहां पे हर हाल में 2 और 5 को आप खड़ा पाएंगे। 2 5 एक साथ रहेगा तभी ये 0 की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कहीं भी अगर आप 2 0 देख रहे हैं,
इसका मतलब है कि इसमें 2 गो 2 है और 2 गो 5 है। मेरी बात को समझ रहे हैं? बिना 2 5 के आपको 0 मिलने वाला नहीं है। जैसे आप 20 को अगर प्राइम टुकड़ा में तोड़िएगा तो 2 की पावर 2 गुना 5। यहाँ भी देखिए 2 है और 5 है। वो अलग बात है कि 2 की संख्या यहाँ 2 है और 5 एक ही बार लिखा गया है। मतलब अगर चाहते हैं कि कोई नंबर 0 पे एंड हो फर्दर कैलकुलेशन के बाद, तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिखना बहुत जरूरी होगा आपको। और 2 की पावर n m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तभी वो 0 पे एंड हो सकता है, अदरवाइज 0 पे एंड नहीं होगा। बट अगर 4 का हम प्राइम टुकड़ा करने जाते हैं तो 4 में 5 तो आएगा ही नहीं। 4 में कभी नहीं 5 आएगा, 2 की पावर 2 है। और मैंने क्या बोला कि 0 तब मिलेगा जब 2 और 5 दोनों एक साथ होगा। अब 5 तो इसमें है नहीं, इसलिए 4 की पावर n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0। 4 की पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी। यही यहाँ लिखा है, इफ नंबर 4 की पावर n फॉर एनी n वेयर टू एंड विद द डिजिट 0 देन वुड बी डिविजिबल बाई 5। उसको 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n वुड कंटेन द प्राइम्स 5। अगर हम 4 की पावर n को हम प्राइम टुकड़ों में तोड़ रहे हैं तो एक प्राइम फैक्टर 5 हर हाल में होनी चाहिए, हाँ या नहीं? 5 और 2 दोनों होना चाहिए, तभी जो है जाकर के वो 0 पे एंड हो सकता है। और यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 की पावर n को अगर हम तोड़ने चले हैं तो ये 2 की पावर 2n के फॉर्म में आया है, इसमें 5 एक भी फैक्टर नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 4 की पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। देखो जी, एलसीएम और एचसीएफ का क्या मतलब होता है, इससे सवाल आपको एग्जाम में बनेगा ही बनेगा 100%। एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मतलब समझते हैं और इसका एप्लीकेशन भी होता है। ठीक है मेरे मित्र, ये क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ? अगर मैं इसका पूरा लिखने की कोशिश करूं तो ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले इसके नाम से ही हम लोग इसका जानकारी लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एक होता है मल्टीपल और एक होता है फैक्टर, दोनों में अंतर है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे टेबल लिखना चाहूं, जैसे 6 का मैं टेबल लिखूं 6 12 18 24 तो ऑन। अगर मैं 6 का टेबल लिख रहा हूं बच्चे, तो ये कहा जाएगा कि ये 12 जैसे है 6 का मल्टीपल है, मतलब 6 को मल्टीप्लाई करके ही 12 लाया गया है। उसी प्रकार 18 भी जो है 6 का मल्टीपल है, 24 भी है 6 का मल्टीपल है। तो ये मल्टीपल होता है। मल्टीपल जो होता है वो जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही हो सकता है, या तो उसके ज्यादा वाला हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता है। बट अगर मैं फैक्टर की बात करूं, जैसे 6 का आप फैक्टर निकालिएगा तो 6 का क्या क्या फैक्टर होगा? ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ या नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो ये होता है फैक्टर। अब फैक्टर बहुत सारे होगा, लेकिन हमें इसमें हाईएस्ट फैक्टर के बारे में समझना है। जैसे मान लो हाईएस्ट, वो भी कॉमन फैक्टर। जैसे 2 नंबर रहेगा, दोनों नंबर में हम फैक्टर करेंगे दोनों नंबर का, और उसमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन फैक्टर तो हमको बहुत सारे मिल जाएगा, लेकिन जो हाईएस्ट में होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। उसी प्रकार जब हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हम मल्टीपल देखेंगे सारे नंबर का। जैसे 6 है, 12 है, 18 है, हम सबका मल्टीपल करेंगे और वो भी कॉमन मल्टीपल देखेंगे कि उसका कॉमन मल्टीपल क्या है। अब जब हम मल्टीपल नंबर को कर रहे होते हैं तो अनंत काल तक हम कर सकते हैं, अनंत काल तक हम कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम रखा गया है कि जी एक काम करो, अनंत काल तक आपको नहीं करना है, आप मल्टीपल करिए रहे हो कॉमन मल्टीपल, लेकिन छोटा वाला मल्टीपल आपको ढूंढना है। यानी लिस्ट मतलब छोटा, तो छोटा मल्टीपल आपको देखना है, वो भी कॉमन वाला। उसको बोलने का काम करेंगे एलसीएम। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर है मतलब हाईएस्ट हो सकता है। जैसे मल्टीपल आप हाईएस्ट नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप फैक्टर भी छोटा नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे एक जो है छोटा फैक्टर है, मैं कहूँगा 1/2 कर दूंगा, मैं कहूँगा 1/20 कर दूंगा। तो जैसे आप हाईएस्ट मल्टीपल नहीं निकाल सकते हैं,
वैसे आप लिस्ट फैक्टर भी नहीं निकाल सकते हैं नंबर का। इसीलिए नंबर का हाईएस्ट फैक्टर होता है और लिस्ट मल्टीपल रखा गया है। मेरी बात को समझे? तो ये होता है एचसीएफ और ये होता है एलसीएम। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन लिखा है 1.1 में, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसका प्राइम टुकड़ों में तोड़ देना है। जैसे 140 है, अगर आप इसको ऐसे तोड़िएगा तो कहने का मतलब है, मैं आपको तोड़ने के लिए दूसरे ढंग से सिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको करिए क्या, 140 को 14 को अलग कर दीजिए, 10 को अलग कर दीजिए, और 14 को लिख लीजिए 2 × 7, और 10 को लिख लीजिए 2 × 5। अब इसमें दो दो आ गया तो 2 की पावर 2 कर देना है, 5 की 1 ही पावर होगा, 7 की 1 ही पावर होगा। तो बस यही रूप में हमें लिखने के लिए कहा गया है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन को भी आप ऐसा ही कर लेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 156, यहाँ कर देता हूँ। तो 156 को अगर आप तोड़ने जाइएगा तो इस तरीके से भी आप तोड़ सकते हैं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से कितना बार में 39 टाइम्स, 3 से 13 टाइम्स, यानी यहाँ पे लिखा गया कितना, 2 की पावर 2 इंटू 3 या इंटू 13। बस यही काम आपको सब में करते रहना है। ठीक है, ये काम करते रहना, ये भी करना है, वो भी करना है। इसमें मैं आपको ये वाला एक बता देता हूँ, तीसरा वाला, चौथा वाला, बाकी इसको आप कर लेंगे। जैसे अगर इसको तोड़ना है प्राइम टुकड़ों में, तो सबसे पहले देखना है मुझे प्राइम नंबर कौन कौन है। 2 से शुरू होता है, तो 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट 2 से नहीं कट रहा है। आगे हम 3 से अगर लगाना चाहेंगे तो डिजिट का सम 3 से नहीं कट रहा है, 5 5 10 हो रहा है, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। 5 से तो कटेगा ही क्योंकि लास्ट डिजिट 5 से कट रहा है। तो 5 से अगर आप डिवाइड करिएगा तो 1001 आएगा, हाँ या नहीं। अभी कुछ बातें ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट याद रखना पड़ता है। जैसे 1001, तो 1001 अब ये प्राइम नंबर से कटेगा। अब ये किससे कटेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है, हाँ या नहीं। तो कहने का मेरा मतलब है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये किससे कटेगा, इसका आखिर प्राइम टुकड़ा होगा तो क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, प्राइम नंबर के बारे में विचार करना होगा। जैसे 101 है, अगर हम 7 से लगाने के बारे में सोचे तो 7 से लगेगा, 3 7 28। 7 से अगर हम लगाना चाहें तो एक बार में, ठीक है, 7 28, 7 21, हाँ, 7 से ही कट गया। उसी प्रकार अगर आप आगे देखिएगा तो 7 से तो ही कटेगा नहीं, 7 के बाद अगला प्राइम होता है 11, और 11 से ही कट जाएगा एक बार में, और 11 तिया 33। अब ये था प्राइम नंबर, मतलब इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 30। तो ये था कंपोजिट नंबर। आपने एक्सप्रेस इसको कर दिया किस में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, अर्थात ये कहलाएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसी प्रकार से आप उसको तोड़िएगा, जैसे 7 है, 4 है, 2 9 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से तो लगेगा नहीं। रही बात 3 से लगाने का, डिजिट का सम करके देखना पड़ेगा, 7 4 11 2 13 और 9 22, 3 से भी नहीं जाएगा। 7 से, 7 7 6 कम 42 नहीं जाएगा। 11 से मुझे चेक करना पड़ेगा, 7 2 9, ठीक है, और 9 4 13, डिफरेंस नहीं जा रहा है। 13 से मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, 13 पचे 65। 13 से अगर मैं डिवाइड करके देखूं तो 13 पचे 65, ठीक है, और इसमें 5 4 9, और 13 7 91, नहीं, 17 से मुझे देखना पड़ेगा। 17 से मेरे ख्याल से ये कटेगा, तो 17 चौ 68, पेपर 2, तो 17 51, है ना, 9 और 2 11, 17 से 7 बार में, ठीक है। अब इसको देखना पड़ेगा 17 से ही कटेगा कि नहीं, 17 दूना 34, तो 6 3 9, 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से मुझे चेक करना पड़ेगा, 19 दूना 38, और 5 बच गया, 19 तिया 57। अब आपको लग रहा है कि ये बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत आसान इसको आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होगा, दिमाग ही नहीं काम करेगा। लेकिन आप देख लीजिए कि आपको 23 तक ही दिया गया है, 23 से ज़्यादा नहीं दिया गया। तो खासकर इस नंबर का कैलकुलेशन आप याद रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, आप वहाँ नहीं सोच पाए, मेन टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बढ़ते हैं आगे बच्चे।
आगे कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इसमें हमें ये नहीं बोला गया है कि एलसीएम एचसीएफ आपको किस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्राइम टुकड़ा करते हैं। तो फर्स्ट में अगर हम देखें कि 26 को अगर हम प्राइम टुकड़ों में तोड़ें तो 2 से लगाएंगे 13 बार में। ठीक उसी प्रकार से हम आगे अगर बढ़ें, 91 को अगर हम देखें तो 7 से लगेगा 13 बार में। अब मैं इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालता हूँ। रही बात एलसीएम का, तो एलसीएम का क्या मतलब होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दोनों नंबर, एक ऐसा नंबर चाहिए जो 26 से भी कटे और 91 से भी कटे, हाँ या नहीं। तो इसमें आपको देखना क्या होगा कि देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, तो 13 को आपको एक ही बार लिखना है। बाकी 2 7 नहीं कॉमन आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको लिखना है इसको, ठीक है। यानी अगर इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 7 दूना 14, 14 तिया 42, हासिल कितना 4 और 14 4 18, यानी 182। अब ये 182 एक ऐसा नंबर है जो 26 से भी कटेगा और 91 से भी कटेगा, वो भी एक लिस्ट मल्टीपल है। ऐसा नहीं कि 26 से 182 कट रहा है तो हम 182 को डबल कर देंगे तो वो 26 से नहीं कटेगा, 182 में हम 10 से गुना कर देंगे तो वो 26 से नहीं कटेगा, कटेगा। बट हमें क्या करना है, लिस्ट नंबर खोजना है, लिस्ट नंबर खोजना है, हाँ या नहीं, ठीक है। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर मुझे ढूंढना है, वो भी कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है 13, तो जो मिलेगा सिर्फ आपको वही लिखना है, ये कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब करा इसको वेरीफाई भी करके दिखाइए। जैसे वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरिफिकेशन में आपको फार्मूला लगाना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, हाँ या नहीं। तो आप एलसीएम निकाले हैं कितना 182, इंटू एचसीएफ कितना है 13। अब फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जब ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो सेम आएगा। कर लेता हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो 26 और 91 को अगर मल्टीप्लाई आप करिएगा तो सेम ही आना है, या आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं, 26 गुना इसको 7 कर लीजिए और गुना 13। यहाँ पर भी देखिए 26 गुना 7 गुना 13, तो मल्टीप्लाई करने से सेम ही ना आएगा। तो हेंस करके आपको लिख देना है एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बस 10 वेरीफाइड हो जाएगा। तो इसमें तो ज़्यादा टेंशन है नहीं। आपको जो नंबर दिया जाएगा उसको प्राइम टुकड़ों में तोड़ना है, उसके बाद जो है इसमें देखना है एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके, अब फिर इस तरीके से उसको बना देना है, ठीक है। बहुत अच्छा, अब यहाँ तक आप लिख लिए होंगे, तो हम इसको मिटाते हैं और हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ तक तो बच्चे समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम दूसरे सवाल को भी आपको समझा करके दिखाते हैं, ठीक है। जिनको लिखना है वीडियो को रोक करके आप लिख भी सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, 510 है और 92 है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 510 का प्राइम टुकड़ा करेंगे। तो यहाँ 2 से तो लग ही रहा है, 250 यानी 255, 5 5 10 2 12, 3 से लग जाएगा, 3 से 8 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 17 बार में। तो यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसी प्रकार अगर 92 को हम तोड़ें तो 23 चौके 92, यानी 2 गुना 2 और गुना 23, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ ये 2 की पावर 2 बना रहा है और 23 बना रहा है। अब हमें अगर एलसीएम निकालना है मित्र, तो एलसीएम में देखो 2 2 मिल रहा है, लेकिन एलसीएम में आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर वाला लिखना है, ज़्यादा जो पावर रहे, क्योंकि आपको मल्टीपल ढूंढना है। अगर आप 2 और 4 का मल्टीपल 2 लीजिएगा तो 2 मल्टीपल थोड़ी होगा, 4 2 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है, लेकिन 2 तो नहीं ना 4 का मल्टीपल है। तो हमें बड़ा वाला नंबर देखना है, ठीक है, 2 की पावर 2। उसी प्रकार देखिए 3 इसमें सिंगल पीस हमको दिख रहा है, और तो इसमें 3 है नहीं, तो 3 भी आपको लिख लेना है। 5 केवल इसी में है तो आपको 5 इसमें से निकाल लेना है। 17 भी इसी में दिख रहा है, 23 भी इसी में दिख रहा है, तो इतना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अगर आप एचसीएफ निकालने जाओगे
तो HCF में तो कॉमन फैक्टर चाहिए भाई, तो कॉमन चाहिए, तो कॉमन तो केवल 2 है, वो भी कम पावर वाला, तो इसका HCF 2 हो जाएगा, हाँ या नहीं। अब बाकी वेरिफिकेशन के लिए बता ही दिए हैं, LCM इंटू HCF करिए और फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करिए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसको आपको करके बताना है, ठीक है। इसको करके कमेंट बॉक्स में आंसर करके दिखाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ मेथड। अभी मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बता रहा था कि किस तरीके से LCM और HCF निकाला जाता है। अब फिर से ये सवाल आ गया है, जैसे 12 है, तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और 21 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 7। LCM में मैंने क्या बोला था, अगर कोई मिल रहा है, जैसे 2 की पावर 2 है और कहीं नहीं है, फिर भी लिखो। यहाँ देखो 3 3 मैच कर रहा है, तो एक ही पावर सब में है, तो एक ही पावर। मान लो यहाँ 2 पावर होता तो यहाँ 2 पावर लिख देते। अब 5 7 सिंगल सिंगल पीस है, तो भी लिखिए। फिर अगर ये CF आपको निकालना है, तो तीनों में जो कॉमन है, तो तीनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 3, और कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो बस हो गया LCM और HCF। रही बात सोल्व करने का, तो इसको तो मल्टीप्लाई आप कर ही लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 25 60 6 कम 42, यानी 420, और ये हो जाएगा 3। सेकेंड वाला भी आपको क्या करना है, सेकेंड वाला में तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे LCM निकालना है, तो आप इसका प्राइम टुकड़ा कर ही नहीं सकते हैं, प्राइम नंबर का टुकड़ा नहीं होता है। तो सिंपली आपको क्या कर लेना है, 17 गुना 23 गुना 29 कर लेना है, जो भी आएगा। लेकिन जब आप HCF निकालेंगे तो आपको कॉमन चाहिए। अब कॉमन के लिए आपको पता है 17 को हम 1 गुना 17 लिख सकते हैं, 23 को हम 1 गुना 23 लिख सकते हैं, तो कुछ नहीं तो एक तो कॉमन आएगा ना, तो HCF आपका 1 हो जाएगा, LCM जो मल्टीप्लाई करके आएगा। बाकी इसको भी आप उसी तरीके से कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे, 4 नंबर क्वेश्चन। Can I given that LCM of इतना इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ इतना। अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है। यही काम हम यहाँ करेंगे, यानी LCM ऑफ किसका, तो LCM ऑफ जो 2 नंबर दिया गया है उसका, आया नहीं, आई इंटू HCF ऑफ यही दोनों नंबर का, बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर हमारे पास कौन कौन है, एक 306 है और एक 657 है। अब LCM आपसे पूछ रहा है, LCM आपसे पूछ रहा है, बट इसका जो HCF दिया हुआ है, LCM तो आपसे पूछ ही रहा है, और इसका जो HCF है बच्चे, वो HCF कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, और ये 306 गुना 657, ठीक है। बस इसको 9 से आपको काट लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप 9 से काटिएगा तो 9 तिया 27 और 9 चौके 36। सिंपली आपको 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर लेना है और आंसर कर देना है, ठीक है। बहुत अच्छा, बढ़ते हैं आगे। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0। अभी मैंने बताया था ना एग्जाम्पल जब करा रहा था, कि जब 6 की पावर n करेंगे तो इसका जब हम प्राइम टुकड़ा तोड़ने जाएंगे तो कुछ इस तरीके से टूटने वाला है, यानी 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो हेयर हम यहाँ लिख सकते हैं कि 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, क्योंकि जब इसका हम प्राइम टुकड़ा करते हैं तो 5 कोई भी प्राइम फैक्टर के रूप में हमें नहीं मिल रहा है। तो हेंस 6 की पावर n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0, एंड विथ द डिजिट 0, है या नहीं। इसमें आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले ही आपको ये समझा दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन वाई, ये दोनों जो नंबर दिया गया है ये कंपोजिट नंबर क्यों है, किस लिए हम ये दोनों नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आइए हम इसका देखते हैं बच्चे सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन नंबर्स, हमारे पास गिवन क्या क्या है ये बताइए। हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 अब प्लस 13। अगर हम दोनों में कॉमन की बात करें तो 13 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ 7 इंटू 11 बच जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा, तो 13 इंटू 78 आ जाएगा।
अब ये कंपोजिट नंबर है, नंबर अगर प्लस में लिखा हुआ है तो या तो वो कंपोजिट होगा या तो वो प्राइम होगा। तो मतलब ये कंपोजिट हम क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये 13 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 78 से भी कट रहा है, 26 से भी कट रहा है, बहुत सारे नंबर से कट रहा है, यानी मोर देन 2 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर्स है। उसी प्रकार से अगर ऊपर वाले को देखिएगा 6 से लेकर 2 तक है, 1 तक है, तो इसमें आपको 5 कॉमन दिख जाएगा, तो 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। अब आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, या आप कर भी सकते हैं इतना, 6 या 72 दूना 144 है, एक 145, 145। अब ये गिवन यहां पर आप लिख सकते हैं, गिवन नंबर्स कौन कौन, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 having more than 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, क्योंकि इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, हेंस गिवन नंबर्स आर कंपोजिट। दिया गया जो नंबर है बच्चे वो क्या है, कंपोजिट है। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा अच्छा से समझ में आ रहा होगा, कम से कम टाइम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल को पढ़िए, 7 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड में, हाँ या नहीं, इस तरीके से। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अगर सोनिया मान लो यहां से चलना चालू करती है तो वो चलते चलते एक चक्कर 18 मिनट में कंप्लीट करती है, यानी सोनिया टेक्स हाउ मेनी मिनट्स, द सोनिया टेक्स कितना, 18 मिनट्स। सोनिया 18 मिनट लेती है टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन। एक चक्कर लगाने में सोनिया जो है 18 मिनट का टाइम लेती है। आगे कहता है वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर सेम। यहाँ पर सोनिया के बाद एंड करके लिख दीजिएगा रवि टेक्स कितना मिनट्स, 12 मिनट्स। यानी सोनिया को अगर घूमने के लिए कहिएगा तो यहाँ से वो घूमते घूमते जाएगी, 18 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी। और रवि को जब कहिएगा तो यहाँ से घूमते घूमते वो 12 मिनट में वो क्या कर देगा, अपना पहुंच जाएगा इनिशियल पोजीशन पे। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो कि अगर दोनों व्यक्ति सेम पॉइंट से स्टार्ट किया दौड़ना और सेम टाइम में एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा ना हो कि एक इधर जा रहा है तो एक उधर जा रही है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन को बढ़ाइए। देखिए ये क्या करेगा, रवि क्या करेगा, जैसे ही 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है तो 12 मिनट हुआ, यहाँ पे आ गया। जबकि सोनिया यहाँ पर अभी नहीं पहुंची है, अभी इधरे है, क्योंकि ये 18 मिनट का टाइम लेगी। फिर 24 मिनट होगा तो ये 2 चक्कर लगा देगा, ठीक है। लेकिन जब 36 मिनट होगा तो ये 3 चक्कर लगा देगा। तो जब तक रवि 3 चक्कर लगाएगा उतनी देर में सोनिया क्या करेगी, 2 ही चक्कर लगाएगी, लेकिन मिल जाएगी एक पॉइंट पे, क्योंकि ये भी 36 मिनट का टाइम लेगी, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट। तो 2 चक्कर वो लगा पाएगी। वो अलग बात है कि वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेकिन वो अगर गोल गोल घूम रहे हैं तो मिलना तो तय है। तो सोनिया क्या करेगी, 2 चक्कर लगाने के बाद यहाँ पे पहुंचेगी, जबकि रवि क्या करेगा, 3 चक्कर लगा लेगा फिर यहाँ पहुंचेगा। यानी जब जो मिलने का टाइम होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट सबका एक हो, आप हो सकता है कि आपके दोस्त हों 3-4 लोग, चारों लोग चलना चालू करें, कोई डिस्टेंस जो है एक डेग आगे बढ़ाते हैं तो वो 10 सेंटीमीटर का होता है, किसी का 12 सेंटीमीटर का होता है, किसी का 15 सेंटीमीटर का होता है। अगर हम चल रहे हैं गोल गोल घूम रहे हैं पार्क में, दोबारा हम कब मिलेंगे, उसमें भी एलसीएम निकलेगा। क्योंकि जब मिलने की बात होती है ना, कहीं ना कहीं जाकर के जब मिलने की बात होती है तो बच्चे उसका एलसीएम ही निकाला जाता है। मतलब अगर मीटिंग पॉइंट अगर निकालना है, मीटिंग टाइम अगर निकालना है तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ कितना, 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स।
इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 18 और 12 का एलसीएम निकालिएगा तो 36 आएगा। यानी आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स यानी 36 मिनट के बाद वो दोनों आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत उम्मीद करता हूं कि आपको नहीं हुआ होगा। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज में एंट्री लेते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। रियल नंबर से शुरुआत है, लेकिन शुरुआत और अंत जो है एक के बार प्रोबेबिलिटी पे होगा। एग्जाम से पहले आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज 1.2 क्या कहता है प्रूफ करने के बारे में, ठीक है। तो ज्यादातर संभावना है कि ये वाले चीज प्रूफ करने के लिए आपसे नहीं पूछेगा। इसके साथ जो जुड़ा हुआ रहता है, जैसे 2+√3, 2+√5, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बट हमें एनसीईआरटी में बात है, तो हर हाल में इस बात को मुझे सीखना है, समझना है। तो एक बार टाइम लगेगा बच्चे। अगर √5 को आप समझ लेते हैं तो इसे रिलेट करके आप √3 को भी प्रूफ कर सकते हैं, √2 को भी प्रूफ कर सकते हैं, सबको आप प्रूफ कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे √5 को प्रूफ करना होता है, तो हमें पता है कि √5 ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर है, नो डाउट। बट फिर भी हमें प्रूफ करना होता है, तो थोड़ा देरी के लिए इसको हम गलत मान लेते हैं। देखिए, रियल नंबर आपको बताया गया है दो ही प्रकार के होता है, या तो वो रेशनल हो सकता है या तो वो इरेशनल हो सकता है। अगर किसी के इरेशनलिटी को हमें शो करना है, तो हमें उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट मुझे क्या मानना पड़ेगा, रेशनल मान के चलना पड़ेगा। तभी ये बात को हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर ये तो हम सब जानते हैं कि इरेशनल है ही, बट फिर भी हमें प्रूफ करना है, तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि √5 इरेशनल ना होकर के वो रेशनल है। तो एक थोड़ा सा लाइन है, लेट अस एज्यूम, ये आपको लिखना है। टू द कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर लिखिए, इज रेशनल नंबर। लेटेस्ट एज्यूम का मतलब होता है हम इसके विपरीत मान लेते हैं, क्या हम इसके विपरीत ये मान लेते हैं कि √5 क्या है, रेशनल है। अगर ये रेशनल है बच्चे, तो रेशनल जो होता है p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, हाँ या नहीं। जहाँ q जो होता है 0 नहीं के बराबर होता है, कोई भी नंबर के नीचे 0 नहीं होता है। अगर आप ये मान लिए हैं कि √5 क्या है, √5 एक रेशनल नंबर है, तो हमें √5 को p/q के फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। और ध्यान में ये रखना है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P एंड Q लिख देना है आर को प्राइम, को प्राइम्स। को प्राइम का क्या मतलब हुआ, जिसका HCF 1 हो। ऐसे दो नंबर, पॉजिटिव नंबर जिसका HCF क्या हो, 1 हो, तो उसे हम लोग बोलने का काम करेंगे को प्राइम्स, ठीक है। अब ये को प्राइम नंबर की बात हो रही है, जैसे आप 3/2 लिखते हैं, तो 3 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका HCF क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। मतलब 3 और 2 क्या है, को प्राइम है। 3 और 2 क्या है बच्चे, को प्राइम है, ठीक है। तो हम लोग इसे बोलने का काम कर रहे थे को प्राइम। अगर ये को प्राइम है, दैट मीन्स देयर आर नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हैविंग P एंड Q। अब देखिएगा, अभी रूट हटाने का एकमात्र तरीका है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो इसका भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। प्यार से ध्यान से समझिए, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 5, और ये P²/Q²। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, Q² को इधर लाएंगे, P²/5। अब यहाँ पे बच्चे को समझ में नहीं आता है, ये रट जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन इस लाइन को नहीं समझ पाते हैं। तो आज इस लाइन को बड़े प्यार से आप समझेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। देखिए, एनसीईआरटी में एक और बातें कही गई थी जिसे हम शायद स्किप कर दिए, लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं। अभी हम आपको ये बता देते हैं कि अगर कोई नंबर है, हमारे पास कोई नंबर है, अब P एक प्राइम नंबर है, ठीक है, P एक प्राइम नंबर है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये नंबर P² से कट रहा है, अगर ये नंबर P² से कट रहा है, तो हर हाल में ये P से भी कटेगा, क्योंकि P एक प्राइम नंबर है। P क्या है, प्राइम नंबर है। अगर जैसे मान लो प्राइम नंबर से कटने वाला चीज, जैसे 5 से कटने वाला हम 25 मान लेते हैं, तो 5 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, हाँ या नहीं।
25 क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो 5 का स्क्वायर से ये नंबर कट रहा है। 5 का स्क्वायर मतलब 25 से 25 कट रहा है, तो ये 5 से भी 25 कटेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर का मतलब ही होता है कि 2 बार 5 को आप लिख रहे हैं। तो सिंगल बार से कटेगा तभी तो ये डबल बार से कटेगा। तो पी स्क्वायर से अगर कोई नंबर डिविजिबल है, जहां पी एक प्राइम नंबर है, तो हर हाल में वो पी से भी क्या करना होगा? डिविजिबल होगा। तो पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, हमने कैसे जाना? हमने ये बात कैसे जाना कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है? तो आपको पता है कि पी और क्यू यहाँ पे इंटीजर है, और इंटीजर डेसिमल में होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब कोई इंटीजर है, अगर किसी इंटीजर को आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और रिजल्ट में अगर इंटीजर दे रहा है, मतलब साफ है कि ये एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, तब ये पूरा पूरी कटेगा। ठीक है, तो मतलब साफ है कि पी स्क्वायर क्या है बच्चे? पी स्क्वायर डिवाइड्स 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर लिखना। क्या लिखना है मुझे? 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं 5 जो है, 5 डिवाइड्स पी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। 5 से पी कट रहा है। 5 से क्या हो रहा है बच्चे? पी कट रहा है। अगर ये 5 से पी कट रहा है तो हम थोड़ा सा इसको छोटा करना चाहेंगे। देखो ध्यान से, ज्यादा छोटा हो गया क्या? हम्म। चलो जी, वो एक्सरसाइज कटा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब इसको समझिएगा। 5 डिवाइड्स पी। अब हम क्या कर लेते हैं, पी का काम खत्म, क्योंकि मैंने पी को डिवाइड करवा दिया किससे? 5 से डिवाइड करा दिया। उसी प्रकार से हम क्यू को भी चाहते हैं कि वो 5 से क्या कर दें? डिवाइड करवा दें। तो पी के बदले हम कुछ मानेंगे। पी के बदले हम क्या करेंगे? कुछ मानेंगे। तो पी के बदले आप क्या मानिएगा? कोई अदर इंटीजर मानिए जो 5 के मल्टीपल में रहे, है ना? तो लेट पी इज इक्वल टू, बच्चे P इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 5m, वेयर m इज एन इंटीजर। m क्या है? इंटीजर है। तो P को हमने क्या मान लिया? 5m मान लिया। अब P को जब 5m मान लिया तो हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं। हम इसको क्या कर लेते हैं? रिप्लेस कर लेते हैं। जहां P है वहां पे 5m को शिफ्ट कर देते हैं। तो कहीं भी आप रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। तो वी हैव क्या? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। अब हम क्या करते हैं बच्चे? P को 5m कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो P है, इसको मैंने 5m कर दिया, बटा 5। क्यू स्क्वायर, ये 25m स्क्वायर बटा 5, ये 5 बार में कट जाएगा। जैसे आपने पी स्क्वायर के नीचे लटकाया 5 को, अब क्यू स्क्वायर के नीचे 5 को लटकाइए। तो क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर एम स्क्वायर। सेम वही लॉजिक आ गया। एम भी क्या है? इंटीजर है। अब क्यू भी क्या है? इंटीजर है। अगर एक इंटीजर को 5 से डिवाइड करने पे रिजल्ट इंटीजर आ रहा है, मतलब क्यू स्क्वायर 5 से कट रहा है। तो हम यही वाला बात यहाँ लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स किसको? क्यू स्क्वायर। इसीलिए 5 डिवाइड करेगा किसको? क्यू को करेगा। ये हम मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अब हम पहला और दूसरा इक्वेशन से हम इस कंक्लूजन पे निकल चुके हैं कि मेरे भाई पी जो है, 5 जो है पी को भी काट रहा है, अब 5 जो है क्यू को भी काट रहा है। मतलब 5 एक कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने मानकर चला था पी और क्यू को को प्राइम मानकर चला था। को प्राइम वैसे नंबर 2 होता है जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। ठीक है, हाँ जी। तो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं 1 and 2 वी गेट पी एंड क्यू हैविंग 5 एज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर एक और दूसरे हमें यह प्राप्त होता है कि P और Q के पास 5 एक कॉमन फैक्टर है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस contradicts द फैक्ट दैट P and Q are co-primes।
क्योंकि हमने पी क्यू को क्या मान रखा था, को प्राइम, और को प्राइम किसी नंबर से नहीं कटता है एक के अलावा। तो ये तो क्या हो गया यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात हो गई। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात हो गई तो बच्चे हम आगे इस बात को ये कह सकते हैं क्या, कि पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। तो हेंस कह सकते हैं, हेंस आवर अजम्पशन अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा मान्यता गलत है। हेंस √5, 10 यहाँ लिख दीजिए, 10√5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको एक बार प्यार से देखिएगा, जैसे √5 प्रूफ किए हैं वैसे √3 है, √2 है, सब है। वहां पे √2 को जब प्रूफ करिएगा तो 5 के जगह 2 शिफ्ट कर दीजिएगा, ठीक ना। तो बढ़ते हैं आगे बच्चे, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। हाँ, ये सवाल एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और इसमें टाइम कम लगता है, 2 मार्क्स में पूछता है। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है। तो आपसे पूछेगा कि प्रूफ करके दिखाओ कि 3 + √5 इज इरेशनल है। जहां ये बोल देगा कि √5 क्या है, √5 इरेशनल नंबर है। अगर नहीं भी बोलेगा तो आपको ये मान कर चलना है कि √5 क्या है, इरेशनल है। ओके, तो चीज तो वही लिखाएगा, लेटेस्ट एज्यूम वाला जो बात है अभी वो आपको लिख देना है। टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, ये वाली बात आपको याद कर लेनी है, ठीक ना। अगर इसको रेशनल नंबर ये है मेरे मित्र, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? यस। फिर हम क्या करते हैं, 2√5, 3 को हम उधर लेके चले जाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक। तो 2√5 इज इक्वल टू, क्यू यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो p-3q, √5 इज इक्वल टू आ जाएगा p-3q अपॉन कितना, 2q। अब आप गौर से देखिए इस शख्स को, इधर बिना रूट वाला पार्ट है, बिना रूट वाला है, मतलब ये रेशनल है। ये क्या है बच्चे, रेशनल है। अगर ये रेशनल है और ये तो इसके बराबर है, मतलब ये भी रेशनल है, ये भी क्या है, रेशनल है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम सब जानते हैं √5 क्या है, इरेशनल है। बट यहां क्या हो रहा है, रेशनल आ रहा है। यानी हम इसी चीज को यहां पर लिख सकते हैं कि हेयर p-3q अपॉन 2q इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। so √5 इज आल्सो अ रेशनल नंबर, ये भी क्या है बच्चे, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये इसी के साथ बराबर है। अब ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। व्हाट लिखना है, दिस दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ई रेशनल। वही वाली बात फिर लिख देना, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये बहुत ही आसान है। इसमें सिंपली आपको करना क्या है ना, कि रूट वाले पार्ट को साइड कर लेना है और बिना रूट वाले पार्ट को कैसे करके कैलकुलेशन करके साइड कर देना है, बस ये काम खत्म हो जाएगा। बाकी जैसे ये सवाल है कि इसको बनाना है, तो इसमें भी आपको वही काम करना है। ऊपर वाला लाइन तो आपको लिखने के लिए आ ही गया होगा, 1/√2 को आप लिखिएगा ना p/q के फॉर्म में। बाकी ये भी लिखना ना भूलेंगे, q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम्स, जो भी बात है वो लिखते रहना है। अब यहाँ पे हम रूट को साइड करना चाहेंगे, मतलब क्या हो जाएगा ये, √2p इज इक्वल टू q, यानी यहाँ से √2 की वैल्यू आ जाएगा q/p। ठीक है, अब हमें पता है कि q/p क्या है, q/p क्या है, रेशनल है। इसके अनुसार से ये भी क्या हो रहा है, रेशनल हो रहा है। यहीं पे बात गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। सेकेंड में भी आपको ऐसा ही कर लेना है, जैसे 7√5 को आप p/q के फॉर्म में लिखिएगा, तो √5 को साइड कर दीजिएगा, बस। इधर वाला पार्ट रेशनल, इधर वाला इरेशनल, लेकिन इसके साथ बराबर होने के कारण ये भी रेशनल हो रहा है। मतलब हमें हर हाल में कॉन्ट्राडिक्शन तक अपनी बात को पहुंचा देनी है, बस उसी समय ये प्रूफ हो जाएगा। ये वाला तो अभी बताया ही हमने। इसमें क्या करिएगा, जैसे 6 + √2 इज इक्वल टू p/q करिएगा, तो √2 को साइड कर लीजिएगा और इसको उधर कर लीजिएगा।
इसको दिखा दीजिएगा इसके साथ कि ये रेशनल है, यहीं पे बात गड़बड़ है। उम्मीद करता हूँ कि इतना कम टाइम में आपको पूरा समझ में आया होगा, और बाकी तो लगता है अब सब खत्म हो गया है, अब तो कुछ है नहीं। तो आपको यहाँ पे आके रियल नंबर क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप बिना लाइक किए हुए तो जाएंगे नहीं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना भूलेंगे नहीं, इसलिए क्योंकि अब जो हम खेल खेलने वाले हैं, अब कंप्लीट खेल खेल देंगे। यानी आपकी एग्जाम से पहले जो है आपको कंप्लीट फिर से एनसीईआरटी करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो बने रहे मेरे साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जरूर।